जय नमस्कार सभी लोगों को। देखिए आज हम क्लास 10th में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर हम पढ़ेंगे। मतलब कि ऑलरेडी हम 2 लेक्चर इस चैप्टर का डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आधा से ज़्यादा इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं और 2 लेक्चर लगेगा इस लेक्चर को लेकर के और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप बस लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए और जो हम नोट्स देते हैं उस नोट्स को नोट करते रहिए, दोहराते रहिए। एकदम गारंटी है कि आपका 90% आएगा। बस इतना जितना हम कर रहे हैं उतना करते रहिए। जो हम पढ़ाते हैं उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए और जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाइए। नोट्स जो दे रहे हैं उसको लिखते जाइए। बस उतना ही करना ही है। हम जो पढ़ा रहे हैं एक बार लेक्चर से पढ़ लीजिए, एक बार कॉपी से दोहरा लीजिए, खत्म बात। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हम करने के लिए बोल रहे हैं आपको। और जो भी होमवर्क देते हैं वो कर लीजिए। होमवर्क तो वैसे बहुत कम ही दिया जाता है। जैसे पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया गया था केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, तो वो आपको करना है। चलिए देखिए, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं। पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का रिविजन कर लेते हैं। देखिए हम क्या पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया कुछ भी नहीं है, जो भी अगर किसी भी पदार्थ के गुणधर्म में अंदर से चेंज आ जाएगा तो उसको बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया हो गया। आपका कोई दोस्त है अंदर से एकदम बदल गया, कोई मिल गया तो वो अंदर से बदल गया, तो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। उसके अंदर वो अंदर से बदल गया, उसका गुणधर्म चेंज हो गया। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कागज जल रहा है, जल के क्या बन गया? कागज राख बन गया। कागज का पूरा गुण चेंज हो गया। कागज पे पहले लिख सकते थे, मोड़ सकते थे, उसको चिंगोड़ में मोड़ सकते थे। अब कागज जल के राखी बन गया। अब राखी को लिख सकते हैं, राखी पे नहीं। राखी को ऐसे मिमोड़ चिमोड़ सकते नहीं, वो तो एकदम पाउडर बन गया। मतलब उसके गुणधर्म में चेंज हो गया। तो जब किसी चीज़ के गुणधर्म में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर हम पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं इनको समीकरण के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? समीकरण के रूप में लिखा जाता है। क्यों समीकरण के रूप में लिखा जाता है? देखिए हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं हमको उसको कॉपी में लिखना पड़ रहा है, ताकि जो आगे आने वाला हमारा जनरेशन है वो भी जाने कि ये करने से क्या होगा। जैसे हम कहें कि कागज को जलाने से आग जलता है, हमारा आने वाला जनरेशन कैसे जानेगा? कागज को जलाएंगे तो आग जलेगा, हीट उत्पन्न होगा। उसको लिखना पड़ेगा ना कॉपी में, तभी तो पढ़ेगा तो जानेगा अच्छा कागज जलाएंगे आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा तो हीट निकलेगा, ऐसे जानेगा। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या किए? हम एक तरीका बनाए। हम कहे कि देखो हम लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा, इतना मोट किताब भर जाएगा, तब वो पूरा नहीं होगा। तब कहे कि देखो जैसे लिखना है कि कागज को जलाने पे राख बनता है, तो एगो लाइन एगो पैराग्राफ पूरा ले लिया है कि नहीं, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा लाइन हमारा लिखने में। तो इसके लिए हम एक छोटा रूप बनाए, लिखे जैसे देखिए हम लिखे कि कागज प्लस ऑक्सीजन, कागज प्लस ऑक्सीजन क्या बना? राख बना और क्या बना? धुआं, जिसको CO2 गैस बोलते हैं। तो बाबू ऐसे इसको हम लिख दिए, छोटे रूप में लिख दिए। पहले हमको पैराग्राफ लिखना पड़ रहा था, अब इसको छोटे रूप में लिख दिए। ये क्या हो गया? यही हो गया केमिकल इक्वेशन। जैसे आप किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है दीपांशु और उसका नाम आप शॉर्ट करके लिख देते हैं दीपू, लिख देते हैं कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे किए हम केमिकल रिएक्शन कराए, बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा था, उसको छोटा करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। उसी को बोल दिए क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है, यानी कि रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझा दिए कि जब कोई अंदर से चेंज हो जाए तो रासायनिक अभिक्रिया, और उसी अभिक्रिया को छोटे रूप में लिख रहे हैं तो क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्या रासायनिक समीकरण है? फिर पढ़ाए थे हम आपको कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, इसके बारे में हम बताए थे कि देखिए कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी चीज में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, वो पहले जितना रहेगा बदलाव के बाद भी उतना ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दूध गर्म कर रहे हैं, दूध है गर्म कर रहे हैं, तो दूध गर्म करेंगे अभिक्रिया होगा, है कि नहीं? तो दूध को गर्म कर रहे हैं, अभिक्रिया हो रहा है। मान लीजिए पहले 5 लीटर दूध था, तो गर्म करेंगे तो 6 लीटर भी नहीं होगा, ना ही 4.5 लीटर होगा, 5 लीटर रहेगा। मतलब जितना हम रिएक्टेंट लेंगे, जितना हम अभिकारक लेंगे, हमको उतना ही उत्पाद मिलेगा, उतना ही उत्पाद मिलेगा। सब्जी बना रहे हैं, सब्जी 5 किलो आलू का बना रहे हैं, उसमें 1 किलो मसाला वसाला प्याज वाज लहसुन वसुन
डाल दिए तो 6 किलो हो गया, है कि नहीं। तो अब मान लीजिए 6 किलो सब्जी का पूरा मटेरियल लिए बनाएंगे तो 4.5 किलो हो जाएगा, नहीं वो 6 किलो ही रहेगा। मतलब कि उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसके द्रव्यमान में, उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट हमारा बनेगा, जितना अभिकारक उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये संसार का नियम है कि जितना आप देंगे उतना ही आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे है कि अगर अभिक्रिया संतुलित रूप में हो रही है, मतलब जितना हम अभिकारक ले रहे हैं उतना उत्पाद बन रहा है। तो जब हम समीकरण लिख रहे थे ना तो हमको इसकी मात्रा का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, कितना अभिकारक लिए हैं, कितनी उत्पाद बना है, पता नहीं चल रहा था। तो हम कहे देखो इसको बैलेंस करो, पहले इस समीकरण में भी मेंशन करो कि कितना अभिकारक लिए हो, कितना उत्पाद बना है। तो उसी को बोल दिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर कर रहे हैं। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, दोनों चीजों के द्रव्यमान को बराबर कर रहे हैं, दोनों चीजों के मात्रा को बराबर कर रहे हैं। यही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। जब बराबर कर दिए, कहे रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, मतलब मात्रा जब अभिकारक और उत्पाद का मात्रा, अभिकारक यहाँ पे क्या था, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कागज और ऑक्सीजन, और कागज ऑक्सीजन जल के क्या बनाया, राखी और कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। तो ये उत्पाद हो गया, ये अभिकारक दो नहीं, ये उत्पाद जो बना उत्पाद है, ठीक। तो इसी को बैलेंस कर दिए, मतलब इनकी मात्राओं को दोनों तरफ बराबर कर दिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है H2 + O2, H2 + O2, ये हमको क्या देता है, H2O यानी जल देता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 1 गो, मतलब यहाँ दोनों तरफ बराबर नहीं है। यही बराबर करना क्या कहलाता है, संतुलित करना। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ऑक्सीजन 2 का नाम 2, यहाँ पे भी 2, लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, अब मतलब दोनों बैलेंस है, दोनों बराबर है। तो इसको कह दिए कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो ये चीज़ें हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे, अभी थोड़ा सा हम फास्ट रिवीजन कराए हैं, तो हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन हम कोशिश किए हैं पूरी तरीके से समझाने के लिए, ठीक। नहीं समझ में आया तो आपको पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत यहाँ पे फास्ट पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ काज आपके माइंड में आया ही होगा। चलिए अब समझते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम बैलेंस कर लिए केमिकल इक्वेशन को। अब क्या कर लिए, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर लिए। हमको मालूम चल गया कि जितना अभिकारक उतना उत्पाद, ये सारे नियम को फॉलो करते हुए अभिक्रिया होती है, कोई भी चेंजेज ऐसे नहीं होता है, ये सभी नियमों को पालन करते हुए होता है। फिर कहे कि देखो संतुलित रासायनिक समीकरण हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि अगर नेक्स्ट जनरेशन पता चला, हम कहे कि लोहा में जंग लग जाता है जब उसको पानी में रखोगे, पता चला नेक्स्ट जनरेशन आया लोहा को पानी में डुबा रहा है, लोहा को पानी में डुबा रहा है, जंग नहीं लगा, तुरंत देखेगा तो जंग कहाँ से लगेगा। उसमें हमको टाइम मेंशन करना पड़ेगा, बाबू 1 महीना लगेगा, 1 महीना पानी में रख दो, अपने आप पे जंग खा जाएगा लोहा। तो तुरंत डुबा डुबा देखेगा, पता चलेगा जंग नहीं लगा है, कहाँ गलती लिखा था, हमारा पूर्वज, हमारा बाबा दादा सब गलती थे सर, ऐसे कहने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे सकता है जो भी केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि यही देख करके अभिक्रिया कराया जाएगा, जो भी लैब में अभिक्रिया होगा, जो भी नेक्स्ट जनरेशन अभिक्रिया कराएगा। चलिए देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों के बारे में बताता है। रासायनिक अभिक्रिया हमें क्या, यहाँ पे हमें अभिकारकों व उत्पादों के बारे में बताता है, मतलब कि क्या अभिकारक में हम क्या लिए हैं और उत्पाद क्या बना है, इसके बारे में बताता है। जैसे हम कहें कि कोयला को जलाते हैं, अगर कार्बन को जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक है। बता रहा है कि अभिकारक में है क्या, केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है बाबू, रासायनिक समीकरण है। ये हमको बता रहा है अभिकारक में कौन सा पदार्थ है, एगो कार्बन है और एगो ऑक्सीजन है, एगो कार्बन है एगो ऑक्सीजन है। अब फिर बोल रहा है कि उत्पाद में भी क्या है, उत्पाद में क्या बना है, CO2। CO2 का रासायनिक नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक। तो ये हमको बता रहा है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर के जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ये हमको बता रहा है, ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि क्या क्या अभिकारक लिए हैं, क्या उत्पाद बना है, क्या रिएक्टेंट लिए हैं, क्या प्रोडक्ट बना है। तो पहला चीज ये हमको ये बता रहा है, ये हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है रासायनिक समीकरण। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, दूसरा इंफॉर्मेशन हमको ये दे रहा है कि अभिकारकों उत्पादों के संकेतों व सूत्रों के बारे में भी बता रहे हैं।
जैसे हम लिखते कार्बन, तो कार्बन हिंदी में हैंगा ना लिखाई हो बाबू, हैंगा कार्बन लिखा है, लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं सी। मतलब कि ये इसका संकेत बता रहा है, कार्बन का संकेत, कि कार्बन अगर लिखना होगा तो हम सी लिख देंगे, सी का मतलब कार्बन, इसका संकेत बता रहा है। जैसे आप किसी का नाम लिखना होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम ए से है तो शॉर्ट में ए लिख देते हैं, खत्म है कि नहीं। वैसे यहाँ पे कार्बन को किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। ऐसे दिल बना के आप लोग तो लिखते हैं, दिल बना के ऐसे लिख देंगे, कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, ठीक। तो आप लोग ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट नेम लिखते हैं, वैसे मतलब सिंबल ही हो गया, संक्षिप्त रूप ही हो गया। वैसे यहाँ पे कार्बन को लिखने के लिए हम सी यूज करेंगे, मतलब इसका संकेत बता रहा है, इसका प्रतीक बता रहा है कार्बन का। ऐसे ऑक्सीजन का प्रतीक बता रहा है, O2 होता है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है, सूत्र है, ऑक्सीजन अणु का एक सूत्र है, इसको सूत्र बोलते हैं, सूत्र है ये। कार्बन का ये प्रतीक है, ये ऑक्सीजन का सूत्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। कंपाउंड बन गया इसीलिए सूत्र हो गया, यौगिक बन गया इसीलिए सूत्र हो गया। जब सिंगल रहेगा तो ऐसे इसको बोलेंगे कि ये संकेत है, और जब डबल आ जाए, ट्रिपल आ जाए तो इसको क्या बोल देंगे, ये संकेत है। समझ में आया। ऐसे ही ऑक्सीजन का संकेत क्या होगा, O होगा, O होगा, है कि नहीं। इस कार्बन को सी को क्या बोल सकते हैं, सी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सी क्या है, ये सूत्र भी है, संकेत भी है। लेकिन ऑक्सीजन का ये संकेत है, O लिख देंगे, O से ऑक्सीजन, लेकिन O क्या है, ऑक्सीजन, O2 ऑक्सीजन का सूत्र है। ये 9th में आपको पढ़ाया जाता है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बस आप समझिए कि ये सूत्रों और संकेतों के बारे में भी बताता है। कार्बन को C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन के सूत्र को O2 से दर्शाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से दर्शाते हैं। ये हमको बता रहा है, इसका सिंपल संक्षिप्त रूप बता रहा है। तो ये हमको शॉर्ट नेम सभी का बताता है। शॉर्ट नेम आप समझ सकते हैं, शॉर्ट नेम हर एक कंपाउंड का, हर एक तत्व का शॉर्ट नेम बताता है। क्या, रासायनिक समीकरण। तीसरा हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या के बारे में भी बताता है, कि इसका कितना परमाणु लिए हैं। तो बाबू सी के आगे कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, CO2 लिखे हैं ना, CO2 यहाँ पे लिखे हैं कि नहीं, C+O2। तो अगर हमको मालूम करना हो कि अभिकारक में कितना परमाणु है, उत्पाद में कितना परमाणु, तो देखो कार्बन का आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एक है, तो कार्बन का एक परमाणु है। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 परमाणु है, ऑक्सीजन 2 परमाणु। लेकिन यही पूछ दिया कि कितना अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक अणु है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एक अणु है। क्या है बाबू, एक अणु है कार्बन डाइऑक्साइड का। और इसमें परमाणु कितने हैं, एक C का परमाणु है, 2 O का परमाणु है, मतलब 3 गो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण किए हैं। 3 गो परमाणु मिल करके एक अणु का निर्माण किए हैं। सब 9th का है, 9th का आप लोग का पाप धुलना पड़ रहा है, यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, फिर पाप पहले धुल के आया कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यह अणु एक है, अणु एक है, लेकिन इसमें परमाणु कितना, एगो कार्बन का, 2 ऑक्सीजन, O2 लिखा हुआ है, मतलब 2 ऑक्सीजन, मतलब 3 गो परमाणु है। और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड में 3 गो परमाणु है, वो कार्बन परमाणु है, 2 ऑक्सीजन परमाणु, लेकिन अणु कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 1 अणु है, ऐसे गिना जाता है। ठीक, तो ये हमको क्या बता रहा है, जो भी अभिकारक है और जो भी उत्पाद है उसके परमाणु और अणुओं की संख्या के बारे में बता रहा है। क है, कार्बन क है, ऑक्सीजन क है, कार्बन डाइऑक्साइड क है, सब बता रहा है। समझ में आया। तीसरा चीज ये बता दिया, क्या बता रहा है, रासायनिक समीकरण हमको ये सारी जानकारी दे रहा है। अभिकारकों व उत्पादों के द्रव्यमान के बारे में बताता है। जैसे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम, ऐसे ले सकते हैं आप, 12 ग्राम। ठीक, तो ये अभिकारकों, जैसे हमको मालूम होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम है, मतलब 12 ग्राम कार्बन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, और ये ऑक्सीजन का एक अणु है, यानी 32, 16 दूना 32। देखिए O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 ग्राम, 16 ग्राम, लेकिन ये क्या है, O2 है, इसलिए 16 × 2 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा अभी तो ये चीज़ें किसकी कॉन्सेप्ट है, 11th के हैं। तो 32 क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम CO2 हो जाएगा, 44 ग्राम CO2 हो जाएगा। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कितना अभिकारक हम लिए हैं, कितना अभिकारक लिए हैं 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, कितना उत्पाद बना है 44 ग्राम। जोड़ करके देख लीजिए, कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, 16 दूना 32, 32 और 12 44 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमको क्या बता रहा है, अभिकारकों उत्पादों के द्रव्यमानों के बारे में बता रहा है, कितना कितना हम लिए हैं सारी चीज़ें और कितना हमको प्रोडक्ट मिला है। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन भी करता है, मतलब जितना अभिकारक में द्रव्यमान रहता है उतने ही उत्पाद में मिलता है। जैसे देखिए, जब अगर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हैं तब, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे हैं तब, यहाँ पे ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ये 12 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा 44, 12 32 को जोड़ेंगे 44, इधर अभिकारक कितना है बाबू 44 और इधर उत्पाद भी बना है 44, मतलब 44 44 दोनों तरफ है, इसलिए ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। मतलब जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद, ना तो द्रव्यमान नष्ट हुआ है ना ही नया द्रव्यमान बना है, ना ही अधिक हुआ है ना ही कम हुआ है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को भी सिद्ध करता है कि जितना अभिकारक लेंगे उतना ही उत्पाद बनेगा। दूसरा क्या है, अभिकारकों व उत्पादों के परमाणु अथवा अणुओं के मोलों के बारे में बताता है। ये आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जैसे देखिए, अभी हम कहें कि केला लेना है, तो केला अगर लेना है तो हम कहेंगे कि 12 गो केला 1 दर्जन होता है, वही यहाँ पे बात कर रहा है। अभी बोला है कि संख्या के बारे में बताता है, क्या बोला है कि ये अभिकारकों तथा उत्पादों में परमाणु तथा अणुओं की संख्या के बारे में बताया। अगर संख्या बता रहा है तो मोल भी बताएगा, क्योंकि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 संख्या को हम क्या बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल बोलते हैं। जैसे 1 दर्जन में 12 होता है ना, वैसे 1 मोल में इतना होता है, इतना बड़ा संख्या है, तो यही बता रहा है कि 1 मोल। ठीक, तो 1 मोल में इतना संख्या, तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि एक टाइप का दर्जन है, एक टाइप का दर्जन है, कितना दर्जन परमाणु लिए हैं, कितना दर्जन अणु लिए हैं, कितना दर्जन। दर्जन यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि मोल यहाँ पे लिया गया है, मोल में परमाणु और अणुओं को मापा जाता है। मतलब दर्जन के ही जैसा ये क्या है, मोल है। जैसे कहते हैं ना 1 दर्जन में 12 केला, वैसे 1 मोल में कितना, 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 संख्या हो जाता है। समझ में आया, तो वही है। तो कितना मोल ये परमाणु है, कितना मोल ये अणु है, कितना मोल ये अणु है, इसके बारे में ये बताता है। अगर संख्या मालूम है तो हम दर्जन निकाल सकते हैं, वैसे ही संख्या मालूम है तो मोल निकाला जा सकता है। समझ में आया, जैसे 12 गो केला है तो 1 दर्जन है कि नहीं, वैसे ही अगर हमको मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अगर कार्बन परमाणु है तो 1 मोल। समझ में आया, वही है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और हम बोले भी हैं कि ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा क्योंकि ये 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है और ये आपके सिलेबस में घुसेड़ दिया, वैसे ये लाइन नहीं पूछा जाएगा पेपर में। रासायनिक समीकरणों की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम इसका कमी निकालेंगे कि अब जो हम बनाए हैं इसमें बस खूबी नहीं है बाबू, इसमें कमी भी है। कमी क्या है इसको देखते हैं। देखो, हर चीज़ में खूबी और कमी दोनों होती है, तो अभी तक तो इसके खूबियों के बारे में हम पढ़ रहे थे कि इसमें कितनी अच्छाई है। अब हम समझेंगे कि जो हम बनाए हैं इसमें क्या क्या कमी है और क्या क्या हमको सुधारना चाहिए। तो देखिए, दी गई समीकरण रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है। दिया गया समीकरण यहाँ पे लिखना सही रहेगा, दिया गया समीकरण का रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं, होगा या नहीं लिखो, होगा या नहीं इसके बारे में नहीं बताता है। मतलब ये क्या कह रहा है, अगर समीकरण हम लिख दिए तो हमको तो ये दिख रहा है कि कोई अभिक्रिया लिखा हुआ है कि नहीं। अभी हमको नहीं मालूम है कि अभिक्रिया होगा कि नहीं, नहीं मालूम है कि अभिक्रिया होगा कि नहीं। हम कहे, देखो हम कहे कि पानी है, पानी है, ठीक। अभी कितना डिग्री पे है, अभी पानी है जो ये ठोस है, सॉलिड है, मतलब बर्फ जमा हुआ है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब बाद में भी इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखे, अब कह दिया पानी है लेकिन अब लिक्विड हो गया। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जब टेम्परेचर सेम है तो पनिया लिक्विड कैसे बना, नहीं हो सकता है। लेकिन हमको समीकरण देख रहे हैं तो हम कर रहे हैं अभिक्रिया हुआ है, मतलब कोई परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक्चुअली में परिवर्तन ही कोई नहीं हुआ, अभिक्रिया ही नहीं हुआ। समझ में आया, परिवर्तन को ही तो अभिक्रिया बोलते हैं। तो बाबू यही है, ठीक, यही है। जैसे हम बोले कि कागज ले लो, कागज, और ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन, और इसको आगे से मत जलाओ, आगे इसको देवे मत करो, गरम मत करो। अब लिख दिए राखी, राख,
और राख लिख दिए और क्या लिख दिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। क्या इससे बनेगा? नहीं। कागज ऐसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है, हवा में है तो ऑक्सीजन के संपर्क में है ये, तो ऑक्सीजन के संपर्क में कागज ऐसे ही जल जाता है? नहीं, उसको हीट करना पड़ता है, पहले आग ही दिखाना पड़ता है तब जलता है। तो यह अभिक्रिया होगा या नहीं, इसके बारे में समीकरण हमको कहाँ जानकारी दे रहा है? हम लिखा है तो हम कहेंगे हो जाएगा, कागज को जला देंगे राखी और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ऐसा होगा नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको हीट नहीं किया। मतलब कई ऐसे केसेस हैं जिसमें अभिक्रिया नहीं हो रही है और हम समीकरण लिख दें तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर जो है, कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? तेजाब होता है। तो तनु, तनु मतलब डाइल्यूट, मतलब पतला, मतलब ढेर पनिगस, पनिगस तेजाब के साथ अभिक्रिया कर रहा है कॉपर। कॉपर का तार आप लोग देखे होंगे। तो कॉपर जो है किसके साथ? तेजाब, जिसको H2SO4 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका 3 गो नाम याद कर लो तेजाब का। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मतलब H2SO4 इसका सूत्र है। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को तेजाब बोला जाता है। तो जब कॉपर को तेजाब में डुबाया जाएगा तो ये कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ऐसा अभिक्रिया लिखा हुआ है। लेकिन ये H2SO4 डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? पतला है, पनिगस है, मतलब उसमें ढेर पानी है, तेजाब कम है, तो ऐसा अभिक्रिया नहीं होता है। अभिक्रिया कब होता है? जब बहुत गाढ़ा तेजाब हो, बहुत गाढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड हो और उसमें कॉपर डाला जाए तो अभिक्रिया होता है। यहाँ पे क्या है? यह अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन हमको समीकरण लिखा हुआ दिख रहा है तो हम इसको देख के कहेंगे अरे अभिक्रिया तो होगा, समीकरण लिखा हुआ है मतलब अभिक्रिया होगा। हम चले तेजाब लाने, कॉपर लाने, एक में डालेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कॉपर सल्फेट का तो बातें छोड़ दो, हम हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए अभिक्रिया करा रहे हैं। पता चला अभिक्रिया नहीं होगा, कहाँ से कि ढेर पनिगस H2SO4 ले लिए। समझ में आया? डाइल्यूट का मतलब पनिगस, जैसे रसपन छुछुर हो जाता है शरबत, मतलब ढेर पानी हो जाता है, वैसे यहाँ पे ये जो तेजाब है इसमें ढेर पानी हो गया है तो इसी को डाइल्यूट बोलते हैं। यहाँ पे DIL लिख दो, समझ में आ जाएगा, डाइल्यूट। कोष्टक में DIL लिख दो, डाइल्यूट। ठीक, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। ये अभिक्रिया रियल में हम कराएंगे तो होगा ही नहीं, लेकिन समीकरण में लिखा हुआ है तो हमको लग रहा है हो जाएगा। हमको लग रहा है ना कि हो जाएगा, रियल लाइफ में नहीं होगा तो कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाएगा। फिर कहे कि अगर H2SO4 सांद्र H2SO4 लिए, मतलब कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा, मतलब ढेर तेजाब है, उसमें पानी कम है, गाढ़ा, जैसे चाशनी होता है तो चाशनी जो है गाढ़ा शरबत है, सांद्र क्या है? शरबत है। कंसंट्रेटेड क्या है? शरबत है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम क्या लिए? H2SO4 जिसमें ज़्यादा हो उसको लिए और उसमें कॉपर डाल दिए, तब क्या होगा? तब अभिक्रिया होगा, कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ये अभिक्रिया सही है। तो हमको ये समीकरण देख के नहीं मालूम चल पा रहा है कि अभिक्रिया होगा या नहीं होगा, ये नहीं मालूम चल पा रहा है। तो समीकरण में कुछ भी लिखा जा सकता है, समीकरण में कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये समीकरण हमको ये नहीं बता रहा है कि अभिक्रिया होगा या नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है हमारा, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया आपसे। कैसा है कि समझ में आया कि क्या अभिक्रिया होगा या नहीं होगा? ये नहीं बताएगा, नहीं बताएगा बाबू, समझ में आया? नहीं बताएगा समीकरण हमको। अभी कारकों तथा उत्पादों की सांद्रता के बारे में नहीं बताता, मतलब कि कितना मात्रा में सांद्रता का मतलब होता है, सांद्रता का यहाँ पे ये मतलब है कि कितना ये अभिकारक बचा है और कितना ही उत्पाद बचा है, इसका सांद्रता मतलब परसेंटेज समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 kg था, नहीं सोचिए, मान लीजिए अभिकारक मिला के 5 kg था, 5 kg, कुछ देर अभिक्रिया हुआ तो उत्पाद पहले तो 0 था, अभी अभिक्रिया जैसे चालू करा रहे हैं, अभिक्रिया जैसे चालू करा रहे हैं तो क्या होगा? उत्पाद बन जाएगा? नहीं बनेगा। मान लो सब्जी तुरंत गैस पे रख के उतार दिए, पक गया? नहीं पकेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही अभी अभिक्रिया जस्ट चालू हुआ है तो अभी उत्पाद 0 है, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना। हम कहे कि कुछ देर बाद देखिए अभिकारक कितना बचा? अभिकारक 3 kg बचा, 3 kg अभिकारक बचा और 2 kg उत्पाद बन गया, मतलब कि इसकी सांद्रता कितनी है? अभिकारक की सांद्रता 3 kg और उत्पाद की सांद्रता 2 kg। इसके बारे में नहीं बताता है यह रासायनिक समीकरण कि कब कितना हो जाएगा, ये नहीं बताएगा।
बस इतना ही बता देगा कि हाँ ये अभिक्रिया ऐसे ऐसे होगा, बस इतना बता देगा। सांद्रताओं के बारे में नहीं जानकारी देता है, किस टाइम पे किस टेम्परेचर पे क्या है इसकी सांद्रता, अभिकारक और उत्पाद की कितनी मात्रा है, ये नहीं बताता है। सांद्रताओं के बारे में नहीं बताता, इसी को बोला जाता है सांद्रता। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, मतलब कि सांद्रता के बारे में नहीं बताएगा, किस समय पे कितनी मात्रा है अभिकारक और उत्पाद की, इसके बारे में नहीं बताता। क्या बताता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर के बारे में भी नहीं बताता, मतलब कोई अभिक्रिया कितना फास्ट हो रहा है कितना स्लो हो रहा है इसके बारे में भी नहीं बताता। अब मान लो अभी बोले हैं कि अभी कहेंगे कि लोहा को पानी में डुबाने पे जंग लग जाता है, अब हमारा बचवा आएगा तो कहेगा डुबा रहे हैं, जंगे नहीं लग रहा है, जंगे नहीं लग रहा है, पता चलेगा हमको पागल बना देगा, कहेगा झूठो बोल रहे थे, है कि नहीं। तो ऐसे हमारे पिताजी झूठ बोल रहे थे ऐसे कहने लगेगा, तब गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए हम मतलब रासायनिक समीकरण में इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि यह अभिक्रिया कितने समय में होगा, ये नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। दर के बारे में, स्पीड के बारे में नहीं इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण हमें इसके बारे में जानकारी नहीं देता है कि कोई अभिक्रिया कितनी तेज होगी, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा। ऐसे कहे सोडियम को पानी में डालने पे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। कोई आया कहा सोडियम को पानी में डालने पे ब्लास्ट होता है, होता होगा, पहले डाल के देखते हैं, पता चलेगा हथौड़े में ले ले पानी में डालेगा, उसका हथौड़े फट जाएगा, है कि नहीं। तो ये स्पीड उसको नहीं बताएगा। जो भी हम समीकरण लिखेंगे कि सोडियम को पानी में डालो, सोडियम लो और पानी में डाल दो, ये ब्लास्ट करेगा, कह दिए ब्लास्ट करेगा। पता चला ये सोडियम लेके पानी में डाला, बस उसका हाथ फट गया, हथौड़े वाले पानी में धीरे धीरे डाल रहा है, और सोडियम तो जैसे पानी में जाएगा ब्लास्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके स्पीड के बारे में नहीं बताता है, कोई अभिक्रिया कितना स्पीड से कितना तेजी से होगा इसके बारे में ये नहीं बताता है। कौन नहीं बताता है, रासायनिक समीकरण नहीं बताता है। अगला है अभिक्रिया में दाब, ताप तथा उत्प्रेरक के बारे में भी नहीं बताता है। अभिक्रिया में क्या दाब, क्या ताप, क्या उत्प्रेरक लगा है इसके बारे में भी नहीं बताएगा, इसके बारे में भी नहीं बताएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर हमको सब्जी बनाना है तो कितना टेम्परेचर, 100 डिग्री से ऊपर चाहिए, है कि नहीं। तो टेम्परेचर कोई अभिक्रिया नहीं बताएगा। कागज जलाने के लिए अभी टेम्परेचर लिखे थे, नहीं, बस हीट हो जाएगा, वही कहेंगे कि हीट करेंगे कागज को जल जाएगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर के बारे में नहीं बताएगा, प्रेशर के बारे में नहीं बताएगा, है कि नहीं। उत्प्रेरक, कोई उत्प्रेरक है उसके बारे में भी नहीं बताएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर कुछ चीज़ें जला रहे हैं, हरी चीज़ें हैं, घास फूस जला रहे हैं और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दीजिए, डीजल छिड़क दीजिए तो तेज जलने लगेगा, है कि नहीं। जो भी हरी चीज़ें हैं जैसे घास फूस है उसको अगर जला रहे हैं तो ऐसे तो जलेगा ही नहीं, ऐसे तो जलेगा नहीं। सूखल तनी मनी पूरा है तब वो नहीं जलेगा, कारण से कितना धीरे धीरे जलेगा। और उस पर पेट्रोल डीजल छिड़क दिए एकदम तेज हो जाएगा, भका के जलने लगेगा। कहाँ से कि पेट्रोल डीजल उसमें उत्प्रेरक के जैसे काम कर रहे हैं। हालांकि उत्प्रेरक के जैसे यहाँ पे नहीं काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं कि उसमें उत्प्रेरक का काम करती है, मतलब तेज भका के जला दिए उसको, है कि नहीं। तो वो क्या नहीं बता रहा है कि इस अभिक्रिया में क्या क्या उत्प्रेरक यूज हुआ है, इसके बारे में भी समीकरण हमको नहीं बता रहा है। क्या उत्प्रेरक यूज हुआ है कागज को जलाने के लिए, जैसे हम हीट किए थे, माचिस का तीली लगाए थे, लिखे थे, अब समीकरण में नहीं लिखे थे, ये भी नहीं बताता है। ठीक, रासायनिक समीकरणों को और अधिक सूचनाप्रद बनाना, नेक्स्ट हेडिंग है। मतलब इतनी सारी चीजें, देखिए ये चीजें हम अब रासायनिक समीकरण अच्छे से डिजाइन कर लिए थे, हम देखिए हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या क्या छूट रहा है। तो अब हम देखिए कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो ये दे रहा है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन ये छोड़ दे रहा है। अगर कोई इस समीकरण को देख करके अभिक्रिया कराएगा तो ये सारी गलतियाँ उससे हो सकती हैं। तो हम क्या इसको सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए। तो सारी गलतियों को तो हम सुधार नहीं सकते हैं, सारी गलतियों को नहीं सुधार सकते। हम इस पहली गलती को सुधार सकते हैं, समीकरण को सही लिखें, सही समीकरण लिखें, कभी गलत ना लिखें। दूसरा, अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता के बारे में तो कभी मेंशन नहीं किया जा सकता, नहीं मेंशन किया जा सकता। बाबू कितना मेंशन करोगे, हर समय पे मेंशन करते रहो ना, नहीं मेंशन किया जा सकता। अभिक्रिया के दर के बारे में मेंशन हल्का सा कोष्टक में किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है, समीकरण में नहीं किया जाएगा, लास्ट में उसकी कर दिया जाएगा। तो समीकरण में इसको भी, दर को भी मेंशन नहीं किया जा सकता है। अभिक्रिया में दाब, ताप तथा उत्प्रेरक के बारे में क्या किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। और देखिए एक और इस अभिक्रिया की कमी है, इस समीकरण की और कमी है। क्या कमी है कि इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही। कार्बन सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, किस स्टेट में है नहीं मालूम चल रहा है,
कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो इसके बारे में भी नहीं मालूम चल रहा है। तो नहीं मालूम चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो देखिए हम ताप को, दाब को, उत्प्रेरक को, इस सब को हम मेंशन कर सकते हैं समीकरण में। और क्या मेंशन कर सकते हैं कि कोई अभिकारक और उत्पाद किस अवस्था में है, इसको भी मेंशन किया जा सकता है। तो उतना जितना सुधारा जा सकता है इस समीकरण को, उतना हम सुधार देते हैं। क्या? तो रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाना, मतलब मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना। हाँ, इसे तो हमको अंग्रेजी कम आता है, डगरा दिए तनी मनी। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बनाया है? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, आपको याद होनी चाहिए। ये बायोलॉजी में है, आपको यहाँ पे नहीं याद होगा तो वहाँ पे याद तो करना ही पड़ेगा। याद कराएंगे हम। CO2 + H2O C6H12O6 + O2। ठीक, ऐसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा 6O2। ठीक, अब इसको बैलेंस कर दिए। अब ये हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देखिए अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जितना अभिकारक है उतना उत्पाद बना है, गिन के देख लीजिएगा, जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद बना है। पहला इन्फॉर्मेशन फिर क्या दे रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कोष्टक में क्या लिखा हुआ है? G लिखा हुआ है, छोटा g। कोष्टक में G लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है गैस। देखिए अगर कोष्टक में G लिखा हुआ है मतलब गैस, कोष्टक में L लिखा हुआ है मतलब लिक्विड, मतलब पानी, जैसे पनीगस। कोष्टक में अगर S लिखा हुआ है मतलब सॉलिड, ठोस। जैसे मार्कर को लिखना होगा ठोस, S लिख दिए मतलब ये सॉलिड है। ऐसे AQ लिखा हुआ है, AQ, एक्वस। एक्वस मतलब होता है घोल। क्या होता है बाबू? घोल। नमक चीनी का घोल, नमक पानी का घोल, इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्वस लिखेंगे, AQ। AQ लिख देंगे मतलब एक्वस। और लिक्विड के लिए बस सिंपल पानी के लिए लिखना है, तो मतलब एकदम सादा पानी के लिए लिखना है। सादा पानी के लिए लिक्विड लिखेंगे L। लेकिन अगर पानी में नमक चीनी वगैरह घोल दिए तो उसके लिए क्या लिखेंगे? एक्वस, AQ लिख देंगे, है कि नहीं? उसके अवस्था को दर्शाने के लिए। किसमें? रासायनिक समीकरण में अगर मेंशन करना होगा। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो इसके साइड में कोष्टक में G लिख दिए। फिर H2 क्या है? लिक्विड है। H2 हमारा पानी क्या है? लिक्विड है। साफ पानी, सादा पानी लिक्विड है, तो L लिख दिए। इसके बाद ये क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज का घोल है बाबू। कौन सी है? ग्लूकोज का घोल है। घोल है इसलिए लिखे AQ। AQ मतलब एक्वस, घोल है। समझ में आया? और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस है, तो इसलिए इसको गैस लिख दिए। ये सारी चीजें लिख दी। अब इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को होने के लिए दो चीजें चाहिए। सूर्य का प्रकाश, ये उत्प्रेरक का काम करता है, एनर्जी का काम करता है। तो सूर्य का प्रकाश, अगर उत्प्रेरक वगैरह को लिखना होगा, एनर्जी हीट वगैरह को लिखना होगा, तो उसको तीर के ऊपर दिखाया जाता है। यही तीर जो है इसके ऊपर नीचे कहीं भी लिखा जा सकता है। सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इस अभिक्रिया में जरूरत होता है, इसको यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। ठीक, अगला मतलब कि ये एनर्जी वगैरह को मेंशन किया गया है। क्लोरोफिल एक तरह का उत्प्रेरक ही माना जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। उत्प्रेरक हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ तीर के ऊपर और नीचे मेंशन की जाती हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको क्या किया गया है? इसको गर्म किया गया है। गर्म कर करके क्या बनाया गया है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया है, CO2। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो था सॉलिड फॉर्म में था। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है? सॉलिड, S का मतलब सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था और इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। कैसे पता चला अभी बताते हैं। गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है जो कि सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो कि गैस बना है। ये जो डेल्टा दिखता है त्रिभुज टाइप का, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा का चिन्ह तभी लगाया जाता है जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है। अभिक्रिया में जब भी तीर के ऊपर डेल्टा दिखिएगा, समझ जाइएगा इसमें गर्म किया जा रहा होगा, इसको मतलब हीट दिया जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब ऐसे हम रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बना दिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही हमको दे सकी। अभी भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, अभी भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि ये कितना तेज होगा अभिक्रिया, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा है। लेकिन हम जितना सही कर सकते हैं इसको सही तो करें, तो उतना हम सही कर दिए। जितना सही कर सकते हैं अभी समीकरण को हम सही कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक प्रकार के बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसी में हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में, और उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? विकृत गंधिता के बारे में। ये सारी चीज़ें, रेसिडिटी जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है चैप्टर ही ख़त्म हो जाए और हो सकता है नहीं भी, क्योंकि
लंबा हो जाएगा फिर अगर ज़्यादा ले लेंगे तो, कैसे कि सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताना है, कोरोजन के बारे में बताना है, रेसिडिटी के बारे में बताना है। ये सारी चीज़ें बहुत लंबी चीज़ें हैं, तो अगर हम पूरा बता भी दिया आपको समझ में ना आए तो क्या फ़ायदा होगा बताने का। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अभी 2 दिन बाकी है, इस महीने में हो जाएगा। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का ये तीसरा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में हम सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक, यही हम पढ़ेंगे। आधा से ऊपर चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको नोट्स चाहिए चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, डिस्क्रिप्शन में या तो टेलीग्राम का लिंक या तो किसका लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी चीज़ें हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगी। नोट्स को आप नोट कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन लेक्चर के टाइम नहीं। लेक्चर किस लिए होता है? पढ़ने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। कंसंट्रेट करके समझिए, पढ़िए, और उसके बाद नोट को बाद में देखिए और उसको लिखते रहिए। बाद में लिखते रहिएगा, एक बार लिखेंगे तो रिवीजन, एक बार लिख के फिर से दोहरा दीजिए, खत्म बात। ऐसे माइंड में एकदम बैठ जाएगा, कोई उखाड़ेगा तब नहीं उखड़ेगा। समझ में आया? तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।